अगर पीएम ने कुछ नहीं बोला होता, आप पे अलग अलग तरीके कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस लगाए जा सकते थे। भाई कुछ भी हो सकता वहाँ था। एसपीजी की प्रोटेक्शन थी, वो वही एक तहरीर दे रहे थे कि भाई हमारे मतलब वीआईपी की सुरक्षा को खतरा पैदा किया गया, करियर बर्बाद हो जाता, लड़का कहीं नहीं जा पाता। वरना क्या क्या नहीं कहा जाता था कि फौज को कमजोर कर दिया, फलाना ठिकाना। और यहाँ आप बता रहे हैं कि आसपा की रिपील की रिकमेंडेशन आई और मनमोहन सिंह सरकार ने उसे रिजेक्ट किया। उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ, वो उस हायरार्की से ऊपर था कि ये वीसी हैं, वो पीएम हैं। उन्होंने कई चीजों पे साथ में काम किया था। एनएसयूआई और पुलिस दोनों ने मिलके हमको मारा। तो मतलब उन लोगों की एक्सेप्टेंस उस कांग्रेस के भीतर भी रही। ऐसा नहीं कि कोई वीटो लग गया कि नहीं ये तो हमारे कि झंडा दिखाया था, इसको काम नहीं दूंगा। तो मैं इसको उस वाले एक्शन को एज अ प्राइम मिनिस्टर का एक्शन नहीं, बल्कि एक प्रोफेसर का अपने उन स्टूडेंट्स के प्रति सौजन्य मानते हैं कि उन्होंने समझा इस बात को कि ये छात्र हैं। जब से डॉक्टर मनमोहन सिंह के देहांत की खबर आई है, पूरा देश गमगीन है। लोग इस बात की खूब चर्चा कर रहे हैं कि डॉक्टर सिंह इतने बड़े बड़े पदों पर रहे, आरबीआई के गवर्नर थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, जिन्होंने इकनॉमी को खोला, फिर 10 साल भारत के प्रधानमंत्री भी रहे, लेकिन उनकी ह्यूमिलिटी हमेशा बनी रही, अपने जीवन में सादे बने रहे। कई सारे चर्चित किस्से आपने अभी तक सुन लिए होंगे। उनका पहनावा जैसा था वैसा ही रहा आखिर तक के। उनकी नीली पगड़ी, उनका सफ़ेद कुर्ता, काले जूते, मारुति 800 को लेकर उनका प्यार। लेकिन एक ऐसा किस्सा है जो हो सकता है हम में से कुछ कम लोगों को पता हो, जिसे लेकर के मैं और ऋषिकेश आपके सामने हाजिर हैं। प्रधानमंत्री के खिलाफ दिल्ली के ही किसी विश्वविद्यालय में प्रोटेस्ट हो जाए और उसके बाद प्रधानमंत्री की ओर से ही कहा जाए कि लड़कों पर कार्रवाई मत करना, तो इसकी चर्चा तो बनती है। ऋषिकेश, क्या किस्सा था वो? ये घटना थी 14 नवंबर 2005 की। उस दिन नेहरू जी की जयंती थी और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में उनकी एक मूर्ति का अनावरण था। जब आप जेएनयू में जाते हैं तो वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है, वहाँ पे आपको वो मूर्ति दिखेगी नेहरू जी की, तो उसी के अनावरण के लिए वो जाने वाले थे। तो जिस दिन वो कैंपस में आए, उससे पहले ही वहाँ पे लेफ्ट पार्टियों के 3 जो स्टूडेंट्स विंग हैं, जिसमें एक आइसा था, एक एसएफआई और एक डीएसयू, तो इनके जो स्टूडेंट्स थे उन लोगों ने काले झंडे लगा दिए थे पूरे कैंपस में। और उसके बाद जब उन्होंने प्रवेश किया तो उस टाइम भी काले झंडे दिखाए गए। तो इसके बाद तो तमाम घटनाक्रम हुए। और सबसे बड़ी बात कि अगर जेएनयू में अगर कोई घटना घटती है, अगर किसी का विरोध प्रदर्शन होता है, तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि वहाँ कुछ भी बेवजह नहीं होता। अगर उनका विरोध प्रदर्शन हो रहा था, मतलब कोई एक बड़ी वजह रही होगी। क्या हुआ था तब? देखिए, जेएनयू में हमेशा से सरकार की पॉलिसीज़ को लेके वहाँ लोग मुखर होकर बोलते रहे, चाहे सरकार किसी की भी रही हो। तो 3 ऐसे घटनाक्रम, सीरीज ऑफ इवेंट्स ऐसे थे 2005 में, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें शुरू हुई, जिसका विरोध वहाँ के स्टूडेंट्स कर रहे थे। एक सबसे पहला था न्यूक्लियर डील। इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील को लेके कम्युनिस्ट पार्टी पहले ही इसका विरोध कर रही थी। तो एक चीज़ और हुआ था 2005 में, जब ईरान के खिलाफ एक रिजोल्यूशन लाया गया था यूएन में कि वो जो अपने न्यूक्लियर प्रैक्टिसेस जो कर रहे थे, तो उसमें भारत ने अमेरिका का साथ देते हुए वहाँ पे वोटिंग की थी ईरान के खिलाफ। तब कम्युनिस्ट पार्टियों का ये कहना था कि भारत ने अपनी संप्रभुता बेच दी है अमेरिका को, मतलब इंडिपेंडेंट जो उनकी फॉरेन पॉलिसी है उससे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है। तो एक इस चीज़ का विरोध था, इंडो यूएस न्यूक्लियर डील का तो विरोध था ही। तो एक ये पहली घटना थी। दूसरी एक घटना थी, होंडा के वर्कर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे और ये शायद अगस्त 2005 की घटना है, जब होंडा ने अपने 30 वर्कर्स, जिसमें से 5 को उन्होंने नौकरी से निकाल दिया था और 25 को सस्पेंड कर दिया था, ये कहते हुए कि इस साल में उनका प्रॉफिट 20% तक कम हुआ है और इसकी जो वजह है कि ये जो वर्कर्स हैं वो इनडिसिप्लिन थे। तो इसको लेके पूरे देश भर में प्रदर्शन हुए, नेशन वाइड स्ट्राइक रहा होंडा का। हाँ, होंडा के कर्मचारियों का। तो गुड़गांव में जब ये प्रोटेस्ट हुआ तो भारी लाठीचार्ज किया गया पुलिस की तरफ से। तो इसके बाद ये पूरा मामला बिगड़ा और इसको इस तरीके से देखा गया कि जब कोई कर्मचारी को निकाल रहा है कोई कंपनी, और वो जापान से कंपनी यहाँ आई थी,
तो उस पे एक्शन लेने की बजाय जो मनमोहन सिंह की सरकार है जो 1 साल पुरानी है वो उन वर्कर्स पे एक्शन ले रही है। तो वहां से जबकि हुआ है सब लिबरलाइजेशन, कुछ हरियाणा में। हाँ ये था कि लिबरलाइजेशन नहीं, उस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी। हाँ, कांग्रेस वाला। हाँ। पर वही मामला है कि भाई एक स्टेट गवर्नमेंट ने जो किया उसका विरोध झेल रहे हैं प्रधानमंत्री। और ये मामला इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि उस टाइम पे, हालांकि अगले ही दिन जितने भी कम्युनिस्ट पार्टियों के जो पोलित ब्यूरो थे या फिर जो उनके सांसद जो थे लोकसभा में या राज्यसभा में, उन लोगों ने सड़क से लेके संसद तक मतलब ये कांग्रेस को घेरा था, जबकि वो उनके साथ सरकार में भी थे। और ये मामला इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि उस टाइम पे इसकी इंडिपेंडेंट जांच के लिए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के एक जज थे जीसी गर्ग, उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी जांच करने की। उसके बाद तीसरा एक और मामला था, वो था आफ्सपा को, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जी। तो उसको रिपील करने को लेके ये मामला हुआ था। तब जो सरकार थी उसने ये कहा था कि हम इसको रिपील करने की ओर विचार कर रहे हैं, तो एक कमेटी सोचेंगे, विचार करेंगे। हाँ। तो जीवन रेड्डी कमीशन गठित किया और उसको ये जिम्मेदारी दी गई कि वो इसका एक एनालिसिस करे और एक रिपोर्ट सौंपे, एक लिख कर देंगे क्या करना चाहिए। हाँ, तो उसमें जीवन रेड्डी कमीशन में ये कहा गया कि ये ऑपरेशन और हेट का एक प्रतीक है, इसको रिपील कर दिया जाना चाहिए। तो मनमोहन सिंह सरकार ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। तो ये 3 बड़े मामले थे जिसको लेके विरोध प्रदर्शन हो रहा था, कैंपस में पहले भी हो रहा था। और उस दिन जब टॉप देखिए, एक ये बात खूब चलती है, लोग कमज़ोर प्रधानमंत्री थे और मतलब उनके ज़माने में फ़ौज को गोली चलाने की अनुमति नहीं थी। इस तरह के मतलब बहुत वाहियात स्टेटमेंट्स मैंने इससे पहले देखे हैं। वो तो अभी देहांत हो गया तो लोग थोड़ा सा चुप हैं, वरना क्या क्या नहीं कहा जाता था कि फ़ौज को कमज़ोर कर दिया, फलाना ठिकाना। और यहाँ आप बता रहे हैं कि आफ्सपा की रिपील की रिकमेंडेशन आई और मनमोहन सिंह सरकार ने उसे रिजेक्ट किया कि नहीं, ये कानून अभी हमें चाहिए। तो उसके बाद अब इस चीज़ को लेकर जब विरोध प्रदर्शन हुए तो उस दिन जेएनयू के स्टेडियम में उन्हें भाषण देना था जी, ठीक है, और मूर्ति का अनावरण भी करना था। तो उस टाइम पे जो स्टूडेंट्स यूनियन था जेएनयू का, उसमें जो प्रेसिडेंट थी वो मोना दास थी, जो अभी सत्यवती कॉलेज में प्रोफेसर भी हैं, और वो आइसा से थी। और वाइस प्रेसिडेंट थी डॉक्टर ईना पांडा, जो कि अभी जेएनयू में प्रोफेसर हैं, और वो एसएफआई से थी। और एसएफआई से ही जॉइंट सेक्रेटरी भी थी उनकी शोना मित्रा, जो कि देश की एक बड़ी पॉलिसी मेकर हैं। तो इन लोगों के नेतृत्व में ये सारा प्रदर्शन उस दौरान हुआ था। और उसके बाद जब काले झंडे दिखाए गए और तमाम चीज़ें हुई, तो हम लोग इसके बीच जो कुछ भी हुआ उसके बारे में कहीं जानकारी नहीं है। उसके बीच ये इतना सॉफ्ट नहीं रहा था कि प्रधानमंत्री का आपने विरोध किया और उसके बाद चीजें शांत रही, उसके बाद प्रधानमंत्री ने कॉल किया या पीएमओ से लेटर आया, इतना मतलब इतना स्मूथ नहीं था। उस दौरान हुआ ये था कि जो कि लेफ्ट के जो संगठन हैं वो आरोप लगाते हैं कि एनएसयूआई और पुलिस दोनों ने मिलके हमको मारा। हाँ, वहाँ कैंपस में स्टूडेंट्स को भी मारा। देखिए, जेएनयू में एक चीज़ क्या है कि हमेशा हम देखते हैं कि लीडरशिप जो है वो लेफ्ट की है, ठीक है। मैंने बहुत सारे कैंपस के प्रोटेस्ट कवर किए, पार्लियामेंट मार्च भी देखा, तो उसमें क्या होता है कि लीडरशिप में तो वो यूनियन के लोग हैं, लेकिन कॉमन स्टूडेंट्स भी आते हैं, ठीक है। कॉमन स्टूडेंट्स ये देख के नहीं आते कि लीडरशिप है किसके हाथ में। तो इसकी वजह से मतलब उनका आरोप है कि स्टूडेंट्स को भी उस दौरान पीटा गया और उसके बाद उनको भी पीटा गया। तो इन सारी घटनाओं के बाद मतलब पुलिस ने लगभग 3 से 4 दिनों तक वहाँ पे गिरफ्तारियाँ हुई, लोगों की उठा के लेकर गए, और शो कॉज नोटिस भी जारी किया गया 1 सप्ताह के भीतर में ही। उसके बाद जब ये थोड़ा बहुत ज़्यादा मामला हाईलाइट हो गया, और तो फिर पीएमओ से इनको कॉल आया, और उस दौरान जो वीसी थे जेएनयू के, उनका नाम है बीबी भट्टाचार्य। उनकी 2017 में उनका देहांत हो गया, और वो एक बड़े मतलब प्रोफेसर थे, एक बड़े इकोनॉमिस्ट थे देश के। उन्होंने मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर, उसके बाद आरबीआई के जो कई एक्सपर्ट कमिटीज़ थे एचआरडी में, तो उन एक्सपर्ट कमिटीज़ के वो चेयरमैन रह चुके हैं।
तो उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ। वो उस हायरार्की से ऊपर था कि ये वीसी हैं, वो पीएम हैं, उन्होंने कई चीज़ों पे साथ में काम किया था। तो उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बताया था, बीबी भट्टाचार्य जी ने, कि मनमोहन सिंह ने उनको कॉल किया, फिर उनसे मिले और उन्होंने बोला कि सर थोड़ा सा मतलब उदार बनिए, अगर स्टूडेंट्स अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो इसको इतना, वो अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं तो इस चीज़ को जाने दीजिए, उन्हें माफ़ कर दीजिए। तब बीबी भट्टाचार्य ने कहा था कि एटलीस्ट वो हमसे कम्युनिकेट तो करते, लाइन ऑफ कम्युनिकेशन इतना ज़्यादा टूट गया है कि अगर उनका कोई मामला ऐसा था वो हमसे बात करते, इस तरीके से इवेंट को डिस्टर्ब मतलब वो क्यों करने गए। लेकिन फिर भी पीएम ने उस दौरान स्टैंड लिया इस चीज़ के लिए, उन्होंने अपील की कि नहीं, स्टूडेंट्स को छोड़ दीजिए, वो अपने राइट को। और उस दौरान उनका जो भाषण था वो बड़ा चर्चित रहा था, जिसमें वो वोल्टेयर को कोट करते हुए, जब वो स्टेडियम में थे तो वोल्टेयर को कोट करते हुए उन्होंने बोला कि मैं एग्जैक्ट तो लाइन बाय मतलब हूबहू अक्षरशः नहीं कोट कर सकता, ऐसा था कि अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ने के योग्य हैं या आप अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ने की आकांक्षा रखते हैं तो आप मतलब, उसके बाद वो कहते हैं कि अगर मैं आपकी बात से असहमत हूँ, कोई चीज़ अगर मुझे असहज कर रही है तो भले मैं असहमत हूँ लेकिन आपके बोलने के अधिकार की रक्षा मैं अपने मृत्यु तक करूँगा। तो ये एक बड़ी चीज़ थी और ये सारा कुछ वो घटनाक्रम हुआ था उस दौरान। हाँ, जबकि भाई देखिए, मजबूती कमज़ोरी को हम बहुत अलग अलग तरह से देखते हैं, समझते हैं। जिन छात्रों ने, भाई इस बात को इस तरह से भी लिया जा सकता था कि जिन छात्रों ने हिम्मत की है प्राइम मिनिस्टर के प्रोग्राम में ये करने की, उन पे लगाओ युवापा, ये करो वो करो, है ना, विच हंट हो जाए, और इस तरह से भी लोगों को तोड़ के सीधा किया जाता है। और एक ये भी एक तरीका है कि ठीक है, बच्चे हैं, उन्होंने अपना प्रोटेस्ट किया, अब बात खत्म करो। यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपको कई जगह फेसबुक ट्विटर पे भी दिख जाएगा कि उस दौरान जो भी उस प्रोटेस्ट में शामिल थे, लेफ्ट लीडरशिप में जो भी स्टूडेंट, वो लोग फिर कांग्रेस के थिंक टैंक बने हुए हैं। ये चीजें भी तो मतलब उन लोगों की एक्सेप्टेंस उस कांग्रेस के भीतर भी रही। ऐसा नहीं कि कोई वीटो लग गया कि नहीं ये तो हमारे कि झंडा दिखाया था, इसको काम नहीं दूंगा। और सबसे बड़ी चीज़ मैं पता है, इसको अगर आप मुझसे पूछेंगे व्यक्तिगत रूप से भी या फिर जो फैक्ट भी है कि आखिर एक साधारण सी चीज़ है लेकिन इतना साधारण क्यों हो रहा है, तो इससे आप देखेंगे कि अब जो कैंपसेस का जो माहौल है, आप जेएनयू देख लीजिए, डीयू देख लीजिए, बीएचयू, एफटीआईआई, वर्धा, ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ में आप यहाँ पीएम छोड़िए, साउथ एशियन यूनिवर्सिटीज़ आपने देखा होगा कि एक्सपल्शन के बहुत सारे मामले आए। एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ आप प्रोटेस्ट करते हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो इसको लेके आपको एक्सपेल्ड कर दिया जा रहा है, आपको सस्पेंड और रस्टिकेट किया जा रहा है। तो ऐसे में देखिए, अगर आप इस तरीके से देखें कि आप एक नॉर्मल सा सस्पेंशन होता है, कोई डिस्ट्रप्शन होता है, उसमें आप पे चार्जेस लगा दिए जाते हैं, कोई आपके डिफेंस में कुछ नहीं बोलने आता। वहाँ तो एक बड़ा मामला था, एक पीएम आपके कैंपस में आए थे, ठीक है, अगर पीएम ने कुछ नहीं बोला होता, आप पे अलग अलग तरीके कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस लगाए जा सकते भाई, थे, कुछ भी हो सकता वहाँ था। एसपीजी की प्रोटेक्शन थी, वो वही एक तहरीर दे रहे थे कि भाई हमारे मतलब वीआईपी की सुरक्षा को खतरा पैदा किया गया, करियर बर्बाद हो जाता, लड़का कहीं नहीं जा पाता। वहाँ पे पीएम अगर खुद आगे आकर अगर इस चीज़ को करते हैं तो ये एक बड़ी चीज़ है। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है। इसका दूसरा पक्ष ये है कि तब उनके घटक दल में कम्युनिस्ट पार्टियां थीं, ठीक है, तो इतना आसान, लेकिन मैं ये खारिज नहीं कर रहा हूँ कि मनमोहन सिंह के अंदर, डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंदर वो आत्मीयता नहीं थी। वो अगर उन वैल्यूज़ को वो समझते थे तभी उन्होंने ये कहा होगा। लेकिन कई बार होता है कि एक मजबूरी भी थोड़ी सी बिल्कुल होती है। देखिए 110% ऋषिकेश में आपकी बात से सहमत हूँ कि वो गठबंधन सरकार के प्रधानमंत्री थे, तो एक ग्लास सीलिंग है कि उससे ज़्यादा मजबूत आप दिख भी नहीं सकते हैं, है ना। जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, एक्सपल्शन और ये और वो, ये तब होता है जब आपको कोई कॉन्सिक्वेंस फेस नहीं करना है ना, तभी आप इस तरह का रिस्क लेते हैं कि आप टीचरों की नौकरियां ले रहे हैं या आप बच्चों की नौकरियां ले रहे हैं या किसका कौन कहाँ पे क्या बोलता है उससे पिताजी की नौकरी जा रही है। तो ये सारी बातें तब होती है जब कोई कॉन्सिक्वेंस फेल ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लेफ्ट पार्टी में उतना ज़्यादा हायरार्की होता नहीं है। आपने देखा है कि वर्कर्स के प्रोटेस्ट में लाठी चार्ज हुआ और उसके लिए उनका पोलित ब्यूरो और संसद तक विरोध प्रदर्शन हुआ। यहाँ पे और सीधा नाम लेके आप पुकार सकते हैं, प्रकाश का राज सर नहीं होगा, प्रकाश।
तो Pamphlet वहाँ पे जो एक्टिविस्ट, जो स्टूडेंट एक्टिविस्ट थे, वो तो डायरेक्ट टच में रहते हैं उनके टॉप लीडरशिप से। तो जाहिर से दोनों लोग मिलके बैठे होंगे और इस पे चर्चा हुई होगी, तो ये भी एक प्रेशर क्रिएट हुआ होगा। लेकिन हाँ, फिर मैं इस चीज को खारिज नहीं कर सकता कि मतलब उनके विचार तो ऐसे थे कि खुद से जाके अगर वो इस चीज को कह रहे हैं। और देखिए ये चीज एक मतलब ठीक कमजोर प्रधानमंत्री है, मजबूत प्रधानमंत्री है, या कमजोर सरकार के प्रधानमंत्री हैं या मजबूत सरकार के प्रधानमंत्री हैं, ये सारी बातें अपनी जगह पे हैं। लेकिन देखिए यूनिवर्सिटी का जो अपना एक स्पेस होता है, वहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं, लड़के लड़की यंग होते हैं और उनका दिमाग उस टाइम तैयार हो रहा है, वो चीज़ों को प्रोसेस कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें वो अच्छी करेंगे और बहुत सारी वो गलतियाँ करेंगे, और कई बार वो गलती करने के बाद आपको उनको माफ़ करना पड़ेगा, ये सोच के कि अभी ये स्टूडेंट है और वो कैंपस के बाहर जाके क्या ही कर देगा। और यूनिवर्सिटी ही वो जगह है जहाँ पे आपको हर तरह के आइडिया को एंटरटेन करना है, अच्छे आइडिया को एंटरटेन करना है, मध्यम आइडिया को एंटरटेन करना है, खराब आइडिया को भी एंटरटेन करना है, ताकि पता चले कि ये आइडिया खराब था। तो इसलिए आपको एक यूनिवर्सिटी स्पेस ऐसा चाहिए जहाँ पे बच्चे थोड़ा दिखा सकें, काला झंडा भी दिखा सकें, लेकिन पढ़ रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो ये कि डॉक्टर मनमोहन सिंह एक इकोनॉमिस्ट थे, एक बहुत ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे, तो उनका जो अपना एक पढ़ा भी चुके थे। हाँ, तो उनका स्टूडेंट से एक अलग तरीके का प्रेम था। तो अगर वो प्रोटेस्ट भी कर रहे थे तो वो उनको बड़ा लाइटली, मैं खुद कह रहा हूँ कि जब हम लोग भी मतलब स्टूडेंट लाइफ में जब ये चीज़ें करते थे तो हमारे प्रोफेसर, जो अच्छे प्रोफेसर्स में जो गिने जाते थे, वो अगले ही पल उस चीज़ को भूल जाते थे। तो अच्छे प्रोफेसर्स की ये निशानी है। तो मैं इसको उस वाले एक्शन को एज अ प्राइम मिनिस्टर का एक्शन नहीं, बल्कि एक प्रोफेसर का अपने उन स्टूडेंट्स के प्रति सौजन्य मानते हैं कि उन्होंने समझा इस बात को कि ये छात्र हैं, है ना, और ये बात यहीं तक के है, ये कोई मेरी सरकार पलटने नहीं जा रहे हैं कि इनको ठूंसू में जेल में 5 साल के लिए। तो ये थी मनमोहन सिंह की शख्सियत, अब इस दुनिया में नहीं है, पंचतत्व में विलीन हो गए हैं, राजकीय सम्मान के साथ उन्हें विदा किया गया है, और अब इसी तरह के किस्से हमारे पास बचे हुए हैं। इस बातचीत को आपने सुना, उसके लिए आपका ढेर सारा शुक्रिया।